हेलमिंथी जंतुओं में परजीवी अनुकूलन या पैरासाइटिक अडेप्टेशन। देखो सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो एनिमल होते हैं वो एनिमल यानी कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो भोजन को स्वयं निर्मित करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं या कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, उन्हें बोला जाता है स्वयं पोषी जंतु। ऐसे ही बात करेंगे हम विषम पोषी जंतुओं की जो स्वयं भोजन का निर्माण नहीं करते हैं, इसीलिए उन्हें बोला जाता है विषम पोषी जंतु। अब बात करेंगे ये विषम पोषी जंतु विभिन्न प्रकार के होंगे, जैसे कि हम बात करें परजीवी जंतुओं की, पैरासाइट एनिमल्स की बात करेंगे। ये जंतु किसी दूसरे जीव पर डिपेंडेंट होते हैं या उसका भक्षण करते हैं, इसके लिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के हो सकते हैं। हम बात करेंगे कि जो पैरासाइटिक जंतु हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसी दूसरे जंतुओं पर, इसीलिए इन्हें पैरासाइटिक जंतु कहा जाता है। ये जंतु जो पैरासाइटिक जंतु है ये एक्टोपैरासाइट भी होते हैं और एंडोपैरासाइट भी होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। हम बात करेंगे जो हेलमिंथीज जंतु है, विभिन्न प्रकार के जूलॉजिस्ट ने बोला कि जो हेलमिंथीज जंतु हैं, इन हेलमिंथीज जंतुओं में प्लेटीहेलमिंथीज और एस्के हेलमिंथीज वर्गसंघ के जंतुओं को रखा गया है। किसमें? हेलमिंथीज जंतुओं में। इनमें प्लेटीहेलमिंथीज के साथ साथ एस्के हेलमिंथीज जंतु आएंगे, लेकिन कई जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बोला कि इनमें कुछ एनलिडा वर्ग के एनलिडा संघ के जंतुओं को भी रखा जाता है। अब बात करते हैं कि जो हेलमिंथीज जंतु हैं ये जंतु भी पैरासाइट होते हैं, इनमें भी विभिन्न प्रकार के अडेप्टेशन पाए जाते हैं। देखो हम बात करेंगे पैरासाइटिक, एक तो एंडोपैरासाइट होता है और एक एक्सोपैरासाइट होता है। एंडोपैरासाइट का मतलब हम बोलेंगे किसी भी जीव के अंदर या किसी भी होस्ट के अंदर पैरासाइट के रूप में रहना एंडोपैरासाइट कहलाता है, एंडो पैरासाइट कहलाता है। और बात करें कि किसी भी होस्ट के ऊपर रहना उसे बोला जाएगा एक्टोपैरासाइट। एग्जाम्पल की बात करें एंडोपैरासाइट में हम सेस्टोडा की बात कर सकते हैं कि जो क्या होते हैं एंडोपैरासाइट होते हैं, जैसे कि हम बात करें यकृतकृमि, लीवर फ्लूक, या फिर हम बात कर सकते हैं फैसियोला हिपेटिका, तो ये कैसे होते हैं एंडोपैरासाइट होते हैं। अब बात करते हैं एक्टोपैरासाइट की, जैसे कि बात करें हिडुनेरिया या फिर बोल सकते हैं लीच, या फिर बात कर सकते हैं हम जू, जो क्या होती है एक्टोपैरासाइट होती है, किसी भी होस्ट के ऊपर रहकर अपना पोषण प्राप्त करती है। इनमें बात करते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, ऑब्लिगेट, एक होता है फैकल्टेटिव, ऑब्लिगेट, और दूसरा होता है फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव ऑब्लिगेट में हम बात कर सकते हैं ये क्या होता है, एक तो स्थिर होते हैं और एक अस्थिर होते हैं, दो प्रकार के होंगे स्थिर और अस्थिर। तो ऑब्लिगेट में बात करते हैं अविकल्पी और विकल्पी बोल सकते हैं इन्हें। इनमें क्या होता है किसी भी एक जीव में पैरासाइट के रूप में एक लंबी अवधि तक रहना या अपने जीवन काल के दौरान एक ही जीव पर कंप्लीट करना, उसे बोलेंगे हम जैसे कि अविकल्पी बोलेंगे। अविकल्पी होने का मीन हो गया जैसे कि टीनिया, फैसियोला हिपेटिका, तो ये क्या करते हैं एक ही जीव के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। विकल्पी में हम बात कर सकते हैं कुछ मुक्त जीवी होते हैं, फ्री लिविंग एनिमल होते हैं, वो किसी दूसरे विकल्प के रूप में भी किसी दूसरे जीव के ऊपर भी पैरासाइट कर सकते हैं, तो उन्हें बोलेंगे फैकल्टेटिव। तो ये ध्यान रखना दो प्रकार के होंगे, एक तो ऑब्लिगेट हो सकते हैं, दूसरे हो सकते हैं फैकल्टेटिव प्रकार के। इनमें मैंने बोला कि एक्टो और एंडो में हो गया, तो इसमें सेस्टोडा वर्ग यानी कि टीनिया, फैसियोला को रख सकते हैं, और एक्टोपैरासाइट के रूप में लीच को रख सकते हैं या फिर जू को रख सकते हैं। अब बात करेंगे कि जो हेलमिंथी जंतु में पैरासाइटिक अडेप्टेशन पाया जाता है, हेलमिंथी जंतु अंतः परजीवी भी होंगे और बाह्य परजीवी भी होंगे। ये मनुष्य में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं या वनस्पति से लेकर हम बात कर सकते हैं ह्यूमन बीइंग में ये पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। अपने परपोषी की विभिन्नताओं के कारण, ये परपोषी की विभिन्न समस्याओं के कारण इनमें विभिन्न प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। जैसे कि बात करें इनमें अनुकूलन जो होते हैं, अनुकूलन के लिए इनमें शारीरिक रूप से या आकारिकी रूप से या फिर कई अंगों का यूज नहीं होने की वजह से उनमें भी यानी कि जो अंग यूज में नहीं आ रहे, अनावश्यक अंग बोल सकते हैं, उन अंगों में डीजनरेशन आ जाता है या फिर वो क्या होते हैं नष्ट हो जाते हैं। अब बात करेंगे कि जिन अंगों की इन्हें आवश्यकता होती है क्योंकि वो किसी भी क्लाइमेट में रहते हैं, उस क्लाइमेट के लिए उन्हें अडेप्टेशन के लिए उनमें अनुकूल यानी कि अडेप्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट हो जाता है। तो इनमें क्या होता है नई संरचनाओं का विकास भी इनमें हो सकता है। इसी के साथ साथ
इनमें जो जनन की क्रियाएं हो गई या कई प्रकार के कार्य की अनुकूलन फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन भी इनमें पाए जाते हैं। तो हेलमंथी जंतुओं में हम बात करें, हेलमंथी जंतुओं में आवश्यक अनावश्यक अंगों का ह्रास हो जाता है। जो ऑर्गन या जो भी अंग होते हैं वो यूज नहीं आते हैं, इसीलिए उन अंगों का धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो विलुप्त हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। वैसे ही दूसरी बात करें कि ये जंतु किसी भी विभिन्न क्लाइमेट के टच में होते हैं या पर्यावरणीय परिस्थितियां ऐसी होती है कि वो ऑर्गन उनमें डेवलप नहीं है, तो इसीलिए वो धीरे धीरे क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं। तो इस हम बोल सकते हैं नई संरचनाओं का विकास होना। अब बात करते हैं कि कई अंगों का जो कार्य, जो फंक्शन मेनली होता है वो फंक्शन में वो यूज नहीं आ रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे कार्य में भी वो क्या हो रहे हैं, हेल्पफुल हो रहे हैं, इसीलिए हम उन्हें बोल सकते हैं कार्य की अनुकूलन में या फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन में भी वो कैसे होते हैं, यूजफुल होते हैं। अब बात करेंगे हम सबसे पहले अनावश्यक अंगों का ह्रास होना। इनमें क्या होता है कि हेलमंथी जंतुओं, मैंने बोला कि परजीवी अनुकूलन के लिए किसी दूसरे जीव के ऊपर डिपेंडेंट होने के लिए उनमें विभिन्न प्रकार की स्टेप कंप्लीट होती है। पहला हम बात करेंगे अनावश्यक अंगों का ह्रास होना। अनावश्यक अंगों का ह्रास होना। देखो अनावश्यक अंगों में हम सबसे पहले लेंगे यहाँ पे गमनांग लेंगे, जिन्हें बोलेंगे लोकोमोटरी ऑर्गन। लोकोमोटरी ऑर्गन के लिए बोल सकते हैं कि जो हेलमंथीज जंतु हैं, इन जंतुओं में, कई जंतुओं में, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उनमें लोकोमोटरी ऑर्गन पाए जाते हैं, लेकिन हेलमंथी जंतुओं के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। ये लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होने के लिए होने का रीज़न ये है क्योंकि ये पर्याप्त मात्रा में भोजन की उपलब्धता होने की वजह से इनमें गमन करने के लिए अंग नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि उनके लिए यूजेबल नहीं होते हैं। अंगों का विकसित होने की वजह से मान लिया जाता है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे और पोषण या किसी भी कंडीशन के लिए, यानी अपनी क्लाइमेट को चेंज करने के लिए या प्रजनन के लिए या आवास के लिए या भोजन के लिए वो जाते हैं। लेकिन हेलमंथी जंतु जो एंडो या एक्टोपैरासाइट होंगे, इनके लिए गमनांग अनुपस्थित होंगे, क्योंकि रीजन है क्योंकि हेलमंथी जंतु जिस पे रहते हैं या तो एक्टो के रूप में या फिर एंडो के रूप में, वहां पर भोजन की पर्याप्तता उपस्थित होती है। इसीलिए क्या होता है, इनमें जो गमनांग होते हैं वो गमनांग एब्सेंट होते हैं। विभिन्न प्रकार के जो मुक्त जंतु होते हैं, उन जंतुओं में तो बोल सकते हैं कि इनमें जो गमन अंग होते हैं वो पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम गमनांग के बाद में दूसरा जो आता है वो होता है पेशी तंत्र या मस्कुलर सिस्टम। पेशी तंत्र, देखो हम बात करें, सबसे पहले लोकोमोटरी ऑर्गन की बात हो गई थी, अब पेशी तंत्र में बात करेंगे कि जो अंतः परजीवी जंतु होते हैं, इन अंतः परजीवी जंतुओं में जो पेशी तंत्र होता है, ये पेशी तंत्र, कई जो अंतः परजीवी होंगे उनमें पेशी तंत्र नहीं पाया जाता है, क्योंकि इनमें संकुचन के लिए कोई क्रिया नहीं पाई जाती है। पेशियों का मेनली फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन करने का, संकुचन करने का। पेशियां बोल सकते हैं जैसे कि पेशियां विभिन्न प्रकार की होगी, लेकिन उनका फंक्शन एक होगा, वो संकुचन करेंगे। यानी पेशी, ऐसे पेशी ऊतक जो क्या करते हैं, संकुचन की क्रिया कहलाते हैं। तो पेशी तंत्र, इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के पेशी ऊतक मिलकर पेशी तंत्र का निर्माण करते हैं। पेशी तंत्र में हम बात कर सकते हैं कंकाली पेशी, रेखित पेशी, जिन्हें रेखित पेशियां बोलते हैं, रेखित पेशियां, और बात आती है लास्ट में हृदय पेशियां। तो इनमें भी क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की जो मसल्स होती है, इन मसल्स में क्या होता है, एक मसल से दूसरे, यानी कि यहाँ पे भी विभिन्न प्रकार के फाइबर्स पाए जाते हैं। पेशियों के अंदर विभिन्न प्रकार के फाइबर्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, यहाँ में विसर्पण, ग्राइडिंग की क्रिया करते हैं, और ग्राइडिंग की क्रिया के लिए वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप होते हैं, जिससे कि क्या होता है, दो, यानी पेशियों में क्या होता है, संकुचन की क्रिया होती है। यहाँ पे हमने बात की पेशी तंत्र की, तो मेनली हो गया फंक्शन, यानी कि मेनली इनका फंक्शन कॉन्ट्रैक्शन का। जब गमन के लिए इसमें ऑर्गन नहीं पाए जा रहे हैं, किसमें, हेलमंथी परजीवियों में, वैसे ही इनमें जब गमनांग ही नहीं पाए जाएंगे तो संकुचन की क्रिया नहीं होगी, और इसीलिए इनमें क्या होता है, पेशी तंत्र भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। विभिन्न प्रकार के संकुचन करने की इसमें क्षमता नहीं पाई जाती है। इसीलिए हम बात कर सकते हैं या तो इनमें पेशियां जो होगी वो यानी कि अल्प विकसित होगी, हम बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट पेशी तंत्र के बाद में हम बात करेंगे इनमें ज्ञानेंद्रियां और तंत्रिका तंत्र। तीसरा पॉइंट आता है अपने पास
ज्ञानेंद्रियां या तंत्रिका तंत्र। देखो ज्ञानेंद्रियां या तंत्रिका तंत्र में हम बात करेंगे जो अस्थिर और परिवर्तनशील वातावरण में रहने वाले जो जंतु होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के संवेदी अंगों की आवश्यकता होती है। यानी कि ज्ञानेंद्रियों के लिए हम बोल सकते हैं जो अस्थिर या परिवर्तनशील वातावरण में जो जंतु रहते हैं उन जंतुओं के अंदर संवेदी अंगों की आवश्यकता होती है। संवेदी अंगों का मतलब वो सूचनाओं को लेने का कार्य करेगी। एंडोपैरासाइट या एक्सोपैरासाइटिक जो भी जंतु होते हैं, हेलमंथी जंतुओं में हम बात करेंगे तो उनमें क्या होती है, ज्ञानेंद्रियां विकसित नहीं होती है। ज्ञानेंद्रियां विकसित होने का मतलब ये कोई भी संवेदी अंग यानी संवेदनाओं को ग्रहण नहीं करेंगे। यहाँ पर ज्ञानेंद्रियां क्या होगी, एब्सेंट होगी। अब इसी के साथ बात करते हैं कि जो इनके साथ यानी कि इनमें गमन का अभाव पाया जा रहा है, संकुचन के लिए कोई पेशी नहीं पाई जा रही है, तो इसीलिए ज्ञानेंद्रियां भी क्या होती है, इनमें एब्सेंट होती है। या तो एब्सेंट होगी या फिर अल्प विकसित होती है। हम बात करेंगे कि तो मुक्तजीवी जंतु होते हैं, उन मुक्तजीवी जंतुओं के अंदर भी जो फ्री लिविंग होते हैं उन जंतुओं के अंदर भी क्या होते हैं कि ये जो संवेदी अंग होते हैं ये एब्सेंट होते हैं। संवेदी अंग अनुपस्थित होने की वजह से यहाँ पे बात करेंगे यानी कि ये ज्ञानेंद्रिय क्या होगी, एब्सेंट होगी। अब बात करते हैं तंत्रिका तंत्र। सभी को पता है कि तंत्रिका तंत्र का मेनली फंक्शन होता है कि या तो वो संवेदी अंगों को जोड़ने का कार्य करेंगे या इफेक्टर ऑर्गन्स को जोड़ने का कार्य करेंगे। सेंसिटिव ऑर्गन के साथ साथ इफेक्टर ऑर्गन जो प्रभावी अंग है उन्हें जोड़ने का कार्य करती है। तो इसीलिए यहाँ पे तंत्रिका तंत्र भी इन हेलमंथीज जंतुओं में कैसा होता है, एब्सेंट होता है। क्योंकि तंत्रिका तंत्र में जब यहाँ पे जो हेलमंथी जंतु है इन जंतुओं में जब गमनांग के साथ साथ ज्ञानेंद्रिय या संवेदी अंग ही एब्सेंट है तो यहाँ पे तंत्रिका तंत्र का कार्य भी कुछ नहीं होता। इसीलिए इफेक्टर ऑर्गन की तरह यहाँ पे तंत्रिका तंत्र भी अधिक विकसित नहीं होता है या हम बोल सकते हैं अल्प विकसित प्रकार का होता है। देखो तंत्रिका तंत्र का मेनली कार्य होता है संवेदनाओं का यानी संवेदनाओं का संप्रेषण करने का या आवेग जो आएंगे आवेगों को संप्रेषित करने का कार्य किसका होता है, तंत्रिका तंत्र का। तो एक इनमें क्या होता है, इफेक्टर ऑर्गन के साथ साथ संवेदी अंगों को ये जोड़ने का कार्य करते हैं और ये क्या करती है फिर संवेदनाओं को पूरी बॉडी और यानी कि पूरी बॉडी के अंदर जो भी इफेक्टिव ऑर्गन होता है वहां तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है, तंत्रिका तंत्र का। तो ये सारे क्या होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं। इसके बाद में हम इसमें 4th नंबर की बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की, यानी 4th आता है आहर नाल। देखो हेलमंथीज जो जंतु होते हैं या अंतः परजीवी जो जंतु, हेलमंथीज में जो एंडोपैरासाइट जंतु होते हैं जो होस्ट के अंदर रहते हैं, यहाँ पर भोजन की पर्याप्त मात्रा क्या होती है, उपस्थित होती है। भोजन की पर्याप्त मात्रा उपस्थित होने की वजह से इनमें भोजन को पचाने के लिए या यहाँ पे बात करेंगे कि भोजन को पचाने के लिए यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल का कोई रोल नहीं होता है। यहाँ पे पाचक ग्रंथियाँ भी नहीं पाई जाती है। तो आहर नाल कैसी होती है, या तो अनुपस्थित होगी या अल्प विकसित होती है। लेकिन सेस्टोडा वर्ग के जो सदस्य होते हैं उनमें एलिमेंट्री कैनाल के समान ही एक संरचना पाई जाती है। ये संरचना हेलमंथीज में कैसी होती है, अल्प विकसित, लेकिन यहाँ पे ग्रंथिकाओं के रूप में सेस्टोडा वर्ग के सदस्यों में पाई जाती है जो आहर नाल से समानता दर्शाती है। अब बात करेंगे कि इनमें जो आहर नाल के साथ साथ पाचक ग्रंथियां भी क्या होती है, इनमें एब्सेंट होती है। ये तो हो गया हमारा किसका, हेलमंथी जंतुओं में पहला पॉइंट अपन ने देखा अनावश्यक अंगों का ह्रास। अनावश्यक अंगों के ह्रास में डीजनरेशन में हम बात करेंगे गमनांग इनमें एब्सेंट होंगे, गमनांग के साथ साथ इनमें पैसी तंत्र भी इनमें एब्सेंट होंगे। पैसी तंत्र के बाद में ज्ञानेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों के बाद यानी कि हम बात करेंगे तंत्रिका तंत्र की, और तंत्रिका तंत्र के बाद में हम बात करेंगे इसमें आहर नाल, और आहर नाल के साथ साथ इनमें पाचक ग्रंथियां ये क्या होती है, एब्सेंट। तो ये चारों ऑर्गन इनकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, हेलमंथीज में एब्सेंट होते हैं। अब अपन बात करते हैं अनावश्यक अंगों के बाद में अपन बात करेंगे नई संरचनाओं का विकास। जो न्यू स्ट्रक्चर है, नई संरचनाओं का विकास यानी डेवलपमेंट जो होता है नई संरचनाओं का, उनमें अपन सबसे पहले बात करेंगे एक जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है। प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन होता है किनमें,
एक्ट हुआ है एंडोपैरासाइट्स में। सबसे पहले स्पेसिफिकली बात करेंगे कि जो हेलमिंथीज जंतु होंगे, प्लेटी हेलमिंथीज और एस्के हेलमिंथीज, वो जंतु किसी भी होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो उनकी एंटर करने में उनकी वो एलिमेंट्री कैनाल में एंटर करते हैं, और एलिमेंट्री कैनाल में आपको पता है वहाँ पे जठर रस और पाचक रस प्रेजेंट होते हैं। जठर और गैस्ट्रिक जो जूस होता है वो प्रेजेंट होता है जो कि हार्मफुल होता है। तो यहाँ पे जो हेलमिंथीज जंतु हैं, ये हेलमिंथीज जंतु किसी भी जंतु की, यानी कि जो होस्ट है, होस्ट का मतलब परपोसी बोल सकते हैं, ये जो परपोसी है, इस परपोसी के अंदर यहाँ पे कोई भी एंडोपैरासाइट रह रहा है। एंडोपैरासाइट यानी कि वो है हेलमिंथीज, ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल में रहता है, और एलिमेंट्री कैनाल में मैंने बोला यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है, यानी कि आमास यानी कि जठरीय रस प्रेजेंट होता है, या यहाँ पे जठरीय रस प्रेजेंट होने या पाचक रस प्रेजेंट होने की वजह से वो उस जंतु के लिए कैसा होता है, हार्मफुल, और इसका प्रतिरक्षा तंत्र भी इसको क्या करता है, प्रभावित करता है। इसीलिए यहाँ पे जो जंतु रहेगा, जो भी एंडोपैरासाइट रहेगा, वो एंडोपैरासाइट अपनी बॉडी के ऊपर एक आवरण का निर्माण करेगा, और आवरण के निर्माण को यहाँ पे बोला जाएगा प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर का यहाँ पे देखो, ये आपको लेयर दिखाई दे रही है, ये एक किसी भी यहाँ पे हेलमिंथीज जंतु की प्रोटेक्टिव लेयर है। इस प्रोटेक्टिव लेयर में सबसे ऊपर वाला भाग यहाँ पे माइक्रोथैरिक्स कहलाता है। ऊपर वाली जो लेयर दिखाई दे रही है ये डबल लेयर्ड होती है और माइक्रोथैरिक्स कहलाती है, जो कि क्या करती है, उन रसों से इसका प्रोटेक्शन कर लेती है। इसके बाद में यहाँ पे आपको ये बड़ी संरचनाएं दिखाई दे रही है जिन्हें बोला जाता है वेसिकल, और छोटी जो दिखाई दे रही है इन्हें बोला जाता है वैक्यूल, रिक्तिकाएं बोला जाता है। ये छोटी यानी कि संरचनाएं पाई जाएगी, इन्हें वेसिकल्स या आशय बोलते हैं, और इन्हीं के साथ साथ इनमें वैक्यूल भी पाए जाते हैं। नीचे एक झिल्लीदार संरचना पाई जाती है जहाँ पे एक यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन कहलाता है। प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन कहलाता है यहाँ पे एक झिल्लीदार लेयर के नीचे। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो प्रोटेक्टिव लेयर की होती है। ये किसमें प्रेजेंट होती है, हेलमिंथीज जंतुओं में जो एंडोपैरासाइट होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनको रक्षित करने के लिए एक आरक्षी आवरण पाया जाता है जो क्या करता है, इन जंतुओं के प्रतिरक्षा तंत्र को, यानी कि यहाँ पे इनको ग्रोथ करने के लिए ये हेल्पफुल होता है। अब हम बात करेंगे कि जो नई संरचनाओं के साथ साथ इनके अंदर सबसे पहले आरक्षी आवरण की बात की, फिर हम इनमें अधेसिव ऑर्गन की बात करेंगे। अधेसिव ऑर्गन के साथ साथ इनमें जो जनन अंग होते हैं वो जनन अंग भी डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये बात करेंगे, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि इनकी जो नई संरचनाओं के विकास में, आज पहली बात कर ली प्रोटेक्टिव लेयर की, कल बात करेंगे अधेसिव ऑर्गन की, और फिर हम बात करेंगे इनका जो जनन तंत्र होता है वो भी वेल डेवलप हो जाता है। तो ये एक न्यू स्ट्रक्चर के रूप में होता है। कल अपन डिटेल में बात करते हैं। आज के लिए थैंक यू।